बोर्ड की विजिबिलिटी कैसी है? मेरी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए कल हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी जगह इंडस्ट्री लोकेट करने के लिए यानी किसी भी जगह इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए जो है कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है। सो ये फैक्टर्स जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी जगह पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा और कौन सी जगह पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द प्रोडक्शन फैक्टर्स, और वी कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमें रॉ मटेरियल्स है, किसी भी इंडस्ट्री में कोई चीज बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल है क्या वो हमें अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए जो हमें लेबर लगेगा, ठीक है, मजदूर जो लगेंगे क्या वो हमें अवेलेबल है एट डिजायर्ड रेट एट डिजायर्ड कॉस्ट, ठीक है। क्या हमारे पास कैपिटल वहां पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। क्या हमारे लिए वहां पे पावर जो है अवेलेबल है, क्या उन प्रोडक्ट्स को जो हमें इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बनेंगे उनको बेचने के लिए हमारे पास वहां पे मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। सो इन चीजों को हम देखते हैं पहले, और इन चीजों की अवेलेबिलिटी जो है उसके बाद जो है हम क्या करते हैं फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। और इन्हें जो है रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी चीजें कहलाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर हमें शुगर इंडस्ट्री लगानी होगी, ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है दैट इज शुगर केन। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में अगर हम शुगर इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या यहाँ पे शुगर केन कहीं पे उगता है? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एप्पल से रिलेटेड कोई भी हम इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसलिए रॉ मटेरियल देखना होता है कि क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है। दूसरी बात, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर लगता है क्या वो हमारे लिए वहां पे अवेलेबल है, और चीप प्राइसेस पे, अगर वो सस्ते दामों वहां पे लेबर अवेलेबल है देन बेटर है। अगर नहीं है, अगर हमें हाई एक्सपेंसेस पे लेबर मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस जगह पे जो है फैक्टर इंडस्ट्री या फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना जो है ये अच्छी बात, या हम कह सकते हैं वाइज डिसीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने साथ में लिखा कैपिटल, ठीक है। आमतौर पे जो है इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमी में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल, न कि पैसे को, ठीक है। जो इन्वेस्ट किया गया हो बिजनेस में, इकोनॉमी में, उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल, न कि आपके हाथ में जो पैसा है उसको कैपिटल नहीं कहा जाता है। जैसे, तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी जगह पे बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, आपने फॉर एग्जांपल लैंड खरीदी, सो लैंड आपके लिए कैपिटल है वहां, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई वहां पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग में फिर हम क्या करते हैं वहां पे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे फर्नीचर लाते हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ये कैपिटल बनता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, पावर तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मालूम ही है, चाहे वो पावर इलेक्ट्रिसिटी से आता हो, एलपीजी से आता हो, कोल से आता हो, ठीक है, वो सारी चीजें, तो ये कहलाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये डिटरमाइन करते हैं लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, पहला फैक्टर। दूसरा जो है फैक्टर्स ऑफ
लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, जो हमने अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, क्या ये अवेलेबल है? और अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्या हम इनको अरेंज कर सकते हैं एट लो कॉस्ट? एट लो कॉस्ट। अगर हमारे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी जगह पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है, अगर हम उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अवेल कर सकते हैं एट लो कॉस्ट, देन वी कैन से दैट प्लेस इज सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। अगर लो कास्ट में वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो जगह जो है वो सूटेबल नहीं है फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले जो है, अगर हम उस पीरियड की बात करेंगे, आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो हैं दे वर लोकेटेड नियर कोस्टल एरियाज। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है ना, उनके नजदीक ये फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो हैं लोकेटेड थी। ठीक, वजह क्या थी? क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले जो फैक्ट्रीज इंडिया में थी वो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश की थी, तो वो फैक्ट्रीज जो हैं दे वर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। उनमें जितनी भी फिनिश्ड गुड्स बनती थी वो सारी की सारी एक्सपोर्ट की जाती थी, इसलिए उन्हें कहां पे लोकेट किया गया था? वो इन्होंने एस्टेब्लिश की थी जैसे मुंबई में, ठीक है, पोर्ट वहां पे नजदीक ही है। इसी तरह से चेन्नई में, तमिलनाडु, ठीक है, इसी तरह से वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, ठीक है। तो इन जगहों पे क्या किया था इन्होंने? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, क्योंकि वहां से इनका मार्केट जो था दैट वाज फॉरेन, तो इसलिए इनको एक्सपोर्ट, वहां से जो फिनिश्ड गुड्स बनती थी उनको एक्सपोर्ट वहां से किया जाता था। इन फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया था नियर कोस्टल एरियाज। सो दो फैक्टर्स हमने देखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कास्ट। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कास्ट है, तो यहां पे हमने देखा तब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी किसी जगह पे जब क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे, यानी ये चीजें जो है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट वगैरह, ये चीजें जब अवेलेबल होंगी एट, अगर अगर अवेलेबल नहीं है तो इनको अरेंज कर सकते हैं एट लो कॉस्ट, तब हम उस जगह को कहेंगे दैट इज सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। लेकिन मोस्टली देखा गया है जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज जो है या सिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री। तो उस वजह से क्या हुआ है, या तो ये इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है नियर अर्बन सेंटर्स, ठीक है। सो इसकी वजह से दो कंडीशंस बनती है, इंडस्ट्री जो है ये एस्टैब्लिश होती है नियर अर्बन सेंटर और वी कैन से सिटी, और या ये भी कंडीशन बन सकती है आफ्टर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है तो अर्बनाइजेशन जो है यानी अर्बन सेंटर जो है वहां पे खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। दो सूरतें हैं फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट में, हमने देखा इंडस्ट्री जो है मोस्टली या तो अर्बन सेंटर्स के नजदीक एस्टेब्लिश की जाती है, या फिर
इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब किसी जगह पे होती है जहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया जो है वो अर्बन एरिया बनता है, अर्बन सेंटर बनता है। अब देखिए, चलिए ये मान लीजिए आप, ये कोई सिटी है यहाँ पे या अर्बन सेंटर है। अब क्या होता है, ये सिटी या अर्बन सेंटर जो है ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है। तो कोई फैक्ट्री जो है या इसके अंदर या इस सिटी के नजदीक जो है एस्टेब्लिश हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है इस सिटी के नजदीक, लेकिन एक ही फैक्ट्री जो है इस सिटी के नजदीक जो है महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। तो हर कोई चाहेगा कि उन फैसिलिटीज से जो है मैं फायदा उठाऊं। तो जब कोई एक अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा तो दूसरा आता है वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने शुगर की फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश की, तो कोई आता है टेक्सटाइल की फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो कोई आता है यहाँ पे जैसे बेवरेज प्रोडक्ट्स जो है उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो कोई आता है यहाँ पे किसी और चीज की फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो फैक्ट्रीज हैं इनकी एक टेंडेंसी रहती है। क्या रहती है? टेंडेंसीज टू कम टुगेदर। ठीक है, ये एक साथ एक जगह जमा हो जाती हैं। ठीक है, नियर कहां पे? अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज, और इन द अर्बन एरियाज जो है ये फैक्ट्रीज, इनकी एक टेंडेंसी रहती है कि ये वहां पे सारे जो है सारे के सारे जो है जमा हो जाए, एक साथ वहां पे एस्टेब्लिश हो जाए, और उन जो वहां पे फैसिलिटीज हैं उनका फायदा उठाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो एक जगह पे क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लोमरेशन। ठीक है, सो एग्लोमरेशन जो है ये फिनोमिनन है जहां पे फैक्ट्रीज जो है दे कम टुगेदर in order to take advantage of the benefits that are available in the urban centers। urban centers में जो facilities, जो advantage available होते हैं उनका फायदा उठाने के लिए जो फैक्ट्रीज वहां पे स्टैब्लिश की जाती हैं, जो फैक्ट्रीज की वहां पे एक कलेक्शन होती है, एक असेंबली होती है, यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज वहां पे जो होती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लोमरेशन। क्या कहा जाता है? एग्लोमरेशन। और इस इकोनॉमी को कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। यानी जहां पे लोग और फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज अर्बन सेंटर्स के फैसिलिटीज से एडवांटेज हासिल करते हैं, उस इकोनॉमी को कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है, सो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जब कहीं पे इंडस्ट्रियल, यस यस यस, हाँ, मैं मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक अर्बन सेंटर है, ठीक है, या सिटी है। क्योंकि सिटी में जो है आपको पावर की अच्छी खासी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, वहां पे मार्केट भी है, कोई चीज लाना होगा बेचना होगा इजिली आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, वहां पे वाटर की भी फैसिलिटी है। ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, कोई अगर वहां पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहेगा, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहेगा, वो इजिली कर सकता है, कर सकता है ना, क्योंकि उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, लेबर भी, और सिटी में जो है लेबर भी आपको चीप कॉस्ट पे मिलेगा, मजदूर जो है आपको चीप कॉस्ट पे मिलेगा। तो जब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हैं, हर कोई चाहता है कि सिटी के अंदर या सिटी के नजदीक जो है अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करे। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है कहाँ पे, सिटी में स्टैब्लिश हो जाती है या सिटी के नजदीक स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये जो बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाती हैं नियर द सिटी और इनसाइड द सिटी, इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ दीज बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द सिटी, इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लोमरेशन। ठीक है, यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज का एस्टैब्लिश होना नियर द सिटी और इन द सिटी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल। ठीक है, अब क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर नाउ?
यस सर। ओके देन। हाँ, और जो इकोनॉमी ये रहती है ना, जो यहाँ की इकोनॉमी है, ठीक, लोग एडवांटेज हासिल करते हैं फैक्ट्री से, इन फैसिलिटी से, दोनों चीजों से, ठीक है, और फैक्ट्री भी अपनी काम करती है, तो ये एक इकोनॉमी बनती है। इस इकोनॉमी को कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक, गॉट इट? यस सर। ओके देन। हाँ, तो ये पहला था जहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है नियर अर्बन सेंटर्स। दूसरा है, ठीक है, दूसरा ये है कि आप पहले क्या करते हो, आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो, उसके बाद उस एरिया में जहां पे पहले अर्बन सेंटर नहीं था, उसके बाद जो है वो अर्बन सेंटर बनता है। ये भी क्लियर नहीं हुआ? देखो मैं आपको इस तरह बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर फ्लंग एरिया है, कहीं पे कोई विलेज है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, आप वहां पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस फैक्ट्री को किसी दूसरी जगह से रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जब आप उस रॉ मटेरियल को यहां पे ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, तो जहां पे आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो उस एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, आप, ठीक है, यहां से रॉ मटेरियल आएगा, यहां से रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। तो बाकी एरिया जो है वो इस एरिया के साथ जो है अब क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस फैक्ट्री जो है इसको पावर चाहिए वर्किंग के लिए, ठीक है, जब आप यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हो तो पावर चाहिए ना, तो पावर की फैसिलिटी इस एरिया में आ जाती है। आपको जो यहाँ वाटर की फैसिलिटी चाहिए, तो वाटर की फैसिलिटी आ जाती है इस एरिया में, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे लोग काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जब लोग काम करते हैं, तो वो इसी के इर्द गिर्द जो है अपने रेजिडेंशियल एरियाज बनाते हैं, ठीक है, वो वहां पे रहना शुरू करते हैं उसके इर्द गिर्द पास में कहीं पे, ठीक है। जब ये रेजिडेंशियल एरियाज बनते हैं, तो लोगों को जो है अपनी अब जरूरियात पूरी करनी है, ठीक है, उनको मार्केट चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मार्केट डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे काम करते हैं लोग और जो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अब रहने लगे हैं, ठीक है, उनको अपनी जरूरियात फुलफिल करनी है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मार्केट डेवलप हो जाता है। तो जब मार्केट डेवलप हुआ, इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बैंक्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये एरिया जो है, ये इसके इर्द गिर्द जो है लोग रहना पसंद करते हैं, वो दूसरी जगहों से शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स दिस एरिया, और ये एरिया जो है ये एक अर्बन एरिया बनता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने पहले में देखा इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं अर्बन सेंटर्स में, और दूसरे में हमने देखा जहां पे अर्बन सेंटर नहीं था, जहां पे हमने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, अर्बनाइजेशन होती है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, दीज आर इंटररिलेटेड, और वी कैन से these go hand in hand, these go hand in hand। इसका मतलब ये हुआ जहां अर्बनाइजेशन वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे अर्बनाइजेशन। इज दिस क्लियर? सभी मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट में हमने देखा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन, दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, ये रिलेटेड है, जहां पे अर्बनाइजेशन वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ये भी डिटरमाइन करते हैं द एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ फैक्ट्री एट एनी प्लेस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में, हाँ, 2016 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने दी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2016, उसके तहत जो है यहाँ पे कोई अपनी इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है आपको परमिशन लानी है,
स्पेशली द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाँ चलिए, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर में कोई अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि परमिशन लाना है कंसर्न डिपार्टमेंट से, और बहुत सारी डिपार्टमेंट से एनओसी लानी पड़ती है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। इसी तरह से जो है वहां पे जो म्युनिसिपल कमेटी है, बाकी बाकी इन सबों से क्या लाना पड़ता है, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे अगर मैं बात करूं क्रशर की, जो आपने देखा होगा स्टोन क्रशर, जब वो काम करता है ना तो वहां पे बहुत सारी धूल उठती है, ठीक है। वो धूल जो है वो सराउंडिंग एरियाज में जो लोग रहते हैं ना उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर होती है, तो इसीलिए, और तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इसीलिए वहां से क्या है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लानी पड़ती है, वो देखते हैं कि कहीं वहां पे कोई रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं है, बाकी बाकी चीजें जो है उससे कोई पोल्यूशन तो नहीं होगा हमारे एनवायरमेंट का, ठीक है। और जो इस इंडस्ट्री से, इस फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है, और कितना वेस्ट ये प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखते हैं, उसके बाद उनको परमिशन देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ये भी डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट अलो करेगा कि आप यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो लोग एस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री वहां पे, और जब गवर्नमेंट अलो नहीं करेगा तो वो अपनी फैक्ट्रीज वहां पे एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स। वन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें देखा हमने कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, फैक्टर्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट, यानी जो फैक्टर्स हमें अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, अगर हम उनको अवेल करेंगे तो वो लीस्ट कॉस्ट में अवेल होने चाहिए, कम दाम में वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरा जो है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक फैक्ट्री की लोकेशन, ठीक है। दिस वाज लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज छोटा सा टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन द नेशनल इनकम। टाइम कितना हुआ? आप लोग थक तो नहीं गए? भूख तो नहीं लगी? ओके देन फिर से म्यूट कीजिए, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस वक्त हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था तो हमने देखा था एग्रीकल्चर जो है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो देखा गया है जो लास्ट 2 डिकेड्स है, ठीक है, मतलब ये डिकेड कहा जाता है 10 साल को, ठीक है। सो लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करेंगे, इट मींस राइट फ्रॉम 2001 से 2020 तक, ठीक है। तो ये 20 साल हो गए ना, लास्ट टू डिकेड्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, दैट वाज अबाउट 17%, ठीक, क्योंकि इनकम जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है 17% इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। देखिए दो चीज है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम अगर बात करेंगे तो इसमें माइनिंग भी आती है, ठीक है, जो माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आती है ना वो भी इसमें आती है, कोरिंग एंड माइनिंग। इसके अलावा जो है
जो हम यहाँ पे पावर इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम कोल से निकालते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से निकालते हैं या फिर हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इंक्लूड करके जो है हमारा बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे सो 27% इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे जहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चर क्या चीजें होती हैं, जब हम उनका मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 17% और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तो 27%। तो इसका मतलब यह 10% इसके बनते हैं, ठीक है। सो इस इन चीजों के 10% बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सारा जो है ये 27% है। और जब हम इस चीज को जो हमारा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सॉरी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो ये 17% है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं विथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, ठीक है, ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज के साथ, ठीक है, तो ये हमें बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट एशिया जैसे, हाँ ईस्ट एशिया में आपको एग्जांपल चाहिए तो चाइना है, जापान है, ठीक है, हाँ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दीज आर ईस्ट एशियन कंट्रीज और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। इनकी इकोनॉमी जो है दैट गोज 25 टू 35%, ठीक है। इन इकोनॉमीज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 से लेकर 35% तक, 26, कभी 30, 29, 34, 35% तक रहता है। लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम देखेंगे लास्ट 2 डिकेड्स में ये कांस्टेंट रहा है कितना, 17%। इसका मतलब ये है कम है, ठीक है ना, इसका कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रो नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, इट शोज ग्रोथ। और लास्ट डिकेड की अगर हम बात करेंगे, लास्ट डिकेड में इसने जो ग्रोथ दिखाई है दैट इज 7%, दैट इज, एंड इन द नेक्स्ट जो नेक्स्ट डिकेड है, मतलब ये कि जो 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2030 तक 10 साल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी ग्रोथ रेट 12% हो, ठीक है। मतलब ये देखिए हमने लास्ट डिकेड में कहा कि 7% इसकी ग्रोथ रही, ठीक है। अगर 7% में आपको इस तरह समझाऊं, अगर फॉर एग्जांपल 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन जो है बेस ईयर में मॉनेटरी वैल्यू रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आउटपुट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है, अगर बेस ईयर में, इसमें जो बेस ईयर यानी एक साल जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट ईयर जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो उसको हम कहते हैं बेस ईयर। फॉर एग्जांपल 2015 हम मान लीजिए, ठीक है। सो अगर 2015 में 100 बिलियन रुपीस का आउटपुट रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक, तो हम कह सकते हैं दूसरे ईयर में 7% ग्रोथ हुई है, तब जब ये टोटल बनेगा दूसरे ईयर में 107 बिलियन, ठीक है। सो अगर आउटपुट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 107 बिलियन in, for example, 2016, then we can say that in 2016 manufacturing sector has shown a growth rate of 7%। जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब अगर मैं कहता हूं कि 2017 में फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये रही है 10%, हाउ मच, 10%, बताइए मुझे देन आउटपुट कितना रहेगा। जरा मैं एक से पूछूं, आप सही नहीं बोलना, सही नहीं बोलना, ठीक है। उमर से पूछता हूं मैं, उमर आप बताइए। मैं कहता हूं उमर आपको क्वेश्चन समझ आया? अच्छा अब रिपीट, चलिए रिपीट करता हूं। बेस ईयर जो है 2015 है, 2015 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है दैट वाज 100 बिलियन रुपीस, ठीक। yes, हाँ, तो मैं कहता हूं इसके बाद 2016 में
इसकी ग्रोथ रेट रही 7%। कितनी? 7% मैं कहता हूं कि ग्रोथ रेट रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। और जो टोटल इसका आउटपुट रहा दैट वाज 107 बिलियन इंडियन रुपीज। ठीक, अब मैं कहता हूं, अरे नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। हाँ, तो मैं कहता हूं कि अब 2017 में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट रही है 10%। अब उमर आप मुझे बताइए तो कितना होगा टोटल आउटपुट इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? समझ आया क्वेश्चन? चलिए, नहीं आप उसका नहीं बोलते। 117? ये कौन कहता है 117? 110. काव्या? Yes, sir. हाँ, 110 ही है। क्यों? क्योंकि बेस ईयर जो है इट इज 2015। ठीक है, जब आपने ग्रोथ दिखानी है इट इज विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। सो मैंने पहले ही कहा था बेस ईयर जो इट इज 2015। अगर 2015 में 100 बिलियन आउटपुट है तो आपने ऐड करना है 10% इसको। इसका 10% बना 100, सॉरी इसका 10% बना 10 बिलियन। तो ऐड करेंगे तो ये बनता है 110 बिलियन। ठीक है, सो ग्रोथ होती है यहां Yes, से, sir. ग्रोथ होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रुका है, इसमें ग्रोथ होती है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, तो राइट फ्रॉम द पास्ट 2 डिकेड्स इट हैज बीन स्टैग्नेंट एट 17%। ठीक है, ये स्टैग्नेंट रहा है, यानी रुका पड़ा है कितना? 17%। इसका मतलब ये हुआ जहां पे ग्रोइंग, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है, वहां पे प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर है, बाकी चीजें, वो भी अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वहां पे टर्शरी सेक्टर भी अपना ग्रोथ दिखा रहा है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ नहीं रहा, ऑल्दो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और मैंने कहा कि नेक्स्ट डिकेड यानी 2021 से लेकर 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितनी ग्रोथ? 12% ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस 12% ग्रोथ से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चेंज हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये सब उनको क्लियर हुआ? सो ये कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन द नेशनल इनकम। ये इसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड था, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो मैं आपको ट्रीटमेंट में असाइनमेंट के तौर पे शेयर करूंगा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। सबों को क्लियर हुआ? उमर, इज दिस क्लियर? Yes, sir. मुस्कान लाइन पे है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. राफिया? राफिया लाइन पे? हाँ, कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ओके देन। Sir, हाँ, ये कोई क्वेश्चन? sir, manufacturing industry and manufacturing sector repeat please, yes, sir. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इसमें सारी चीजें होती है, यानी जहां से रॉ मटेरियल आता है ना वो भी इसमें इंक्लूड होती है। बात समझ में आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम रॉ मटेरियल, ठीक है, वो भी इंक्लूड करते हैं जहां से वो आते हैं, और जहां से इसके लिए जो है जैसे इसको चलाने के लिए जो मशीनरी, इसको चलाने के लिए जो लेबर, वो सारा जो है इसमें इंक्लूड होता है। फिर तब जाके उसका जो है जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सिर्फ वही चीज है जो आउटपुट है इसका, ठीक है, वो आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी जो इसका आउटपुट है। क्लियर? इज दिस Yes, sir. क्लियर? ओके देन, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Okay, sir.